Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Ittisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is 2 to 5 kingdom system ऑफ क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 3 में आज हमने बेसिकली जानदारों को क्लासीफाई करना है कि किस तरह से ये जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि पूरे के पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुप्स के अंदर किस तरह से तकसीम किया गया है, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया और किस किस फीचर्स की बुनियाद पर कौन कौन से साइंटिस्ट ने ये काम किया था। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। हमें ये जो चैप्टर है ना, इसमें मेनली वैरायटी ऑफ लाइफ यानी कि बायोडाइवर्सिटी है। तो क्लासिफिकेशन जब हमने करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस की तादाद में है। तो इस वजह से हमने उसको क्या करना है, क्लासीफाई कर लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है। सो बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ, इसको अब पढ़ने के लिए आपको पता है कि इसकी क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है। सिंपली मैं आपको बताऊं कि जिस तरह एक स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं, मसलन मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अब आपको किसी पर्टिकुलर बच्चे को वहाँ से पकड़ना है या उससे बात करनी है, तो अगर तो आपको उसकी क्लास का पता होगा, सेक्शन का पता होगा, तो आप आसानी से उसको ढूंढ सकेंगे और उसके साथ बातचीत जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन जो है, जो लाइफ है उसके अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है ताकि आसानी के साथ जानदार की स्टडी की जा सके। ये सारा काम स्टडी से रिलेटेड है। ये क्लासिफिकेशन करने का मकसद ही ये था कि जानदारों की स्टडी जो है ना उसको आसानी के साथ जो है वो किया जा सके। इन द बिगनिंग जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई तो ऑर्गेनिजम्स को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले कौन सी थी, दैट वाज द ऑटोट्रॉफ, यानी कि जितने भी आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके पास प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ जो है ना वो बोला जाता था। और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स। और जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, इट्स मीन कि दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और इसके अंदर जितने भी एनिमल्स थे उनको जो है ना वो रखा गया था, क्योंकि तब तो माइक्रोस्कोप थी नहीं, बड़ी पुरानी बात है, माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो सिंपल उनको या तो दरख्त नज़र आते थे या फिर एनिमल्स नज़र आते थे। तो इसी तरह से जो साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि लाइफ की सिर्फ 2 ही फॉर्म हैं, एक एनिमल्स हैं और दूसरे क्या आपके पास प्लांट्स हैं। एक ऑटोट्रॉफिक हैं जो खुद अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, और एक वो जो उन प्लांट्स को खाते हैं और अपनी खुराक प्लांट से लेते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरता गया, नई नई इन्वेंशंस आती गई, माइक्रोस्कोप आई, तो फिर पता चला कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, जो हमें अपनी आम आंख से नज़र नहीं आते। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, उनकी स्टडी की गई, तो फिर क्या हुआ, एक नया किंगडम सिस्टम जो है वो सामने आया। वो कौन सा था, इससे प्रीवियस हमने पढ़ा है 2 किंगडम सिस्टम, यानी कि एक किंगडम प्लांटी है और दूसरा किंगडम एनिमेलिया है। यहाँ पर अर्नस्ट हैकेल जो था, इसने 1866 के अंदर जो था एक नया इंट्रोड्यूस करवाया किंगडम। और वो कौन सा था, पहले तो पता है प्लांटी, इसने कहा एक प्लांटी है, एनिमेलिया जैसे प्रीवियस स्टडी थी। इसने कहा कि एक प्रोटिस्टा भी है। प्रोटिस्टा के अंदर किसने क्या रखा, इसने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बोथ एनिमल्स प्लस प्लांट लाइक बिहेव करते हैं। अब सवाल ये है कि एनिमल और प्लांट की तरह किस मतलब कौन कौन से जो हैं वो रिजेंबल करते हैं, किस तरह से, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं। यहाँ पर हम बात करेंगे यूग्लिना की। यूग्लिना को अगर आप देखते हैं तो यूग्लिना में आपको फ्लेजेला नज़र आता है, लेकिन इधर आपको क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट भी नज़र आएगा, दैट इज़ क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ होने की मतलब कि आपके पास क्या है, निशानदेही करता है कि ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये अपनी खुराक खुद बनाता है, दैट इज़ क्लोरोफिल। तो इस वजह से इसके पास ये प्लांट का करैक्टर है, क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स मोटाइल नहीं होते, हरकत नहीं करते। यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जो था ये हरकत भी कर रहा था, मूवमेंट भी कर रहा था। तो इस वजह से इस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या किया, कहा कि एक नए किंगडम सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज़ द प्रोटिस्टा। उसके बाद वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स आई, चेंजेस आती रहीं, जो साइंटिस्ट थे वो स्टडी करते रहे, और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो आया 1937 के अंदर ई चैटन। ई चैटन कहता है
कि आपने एक जो है ना एक चीज़ को इग्नोर कर दिया, यानी कि जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे ना उनकी स्टडी में इसने कहा कि आपने एक चीज़ को इग्नोर कर दिया, आपने तो जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिस पर जानदारों को कैटेगराइज किया गया है, जो मेन कैटेगरी है वो कौन सी, आपने उसको ही मिस कर दिया है। कौन सी थी? एक प्रोकैरियोट थी और दूसरी आपके पास क्या थी? यूकैरियोट्स। यानी कि इसने बोला दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, लाइक आपके पास बैक्टीरिया वगैरह हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। प्रो मीन पहले, कैरियन मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने से पहले जो थे वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और फिर बाकी इसने कहा कि जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? दैट इज द यूकैरियोट्स। इट्स मीन कि इनके पास, इनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। इस बुनियाद पर इसने क्या किया? क्लासिफिकेशन की और एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। ये बात किसने की थी? ई चैटन ने। कब की इसने? 1937 के अंदर। कि जानदारों को आप ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ की बात तो अलग थी, लेकिन आप उनके जो सेल हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेस पर भी आपने इसको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। एक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं वो यूकैरियोट कहलाएगा और एक में नहीं है वो प्रोकैरियोट कहलाएगा। फिर आता है जी रॉबर्ट वाइट टेकर। रॉबर्ट वाइट टेकर ने जो है ना वो कहा कि भाई आपने फंजाई को कहाँ पर रखा है? फंजाई बेसिकली रॉबर्ट वाइट टेकर ने जब फंजाई के ऊपर काम किया, फंजाई की स्टडी की, तो उसने कहा कि ये ऐसे एक इंडिविजुअल हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स कौन सी है कि इसके पास सेल वॉल मौजूद है जो कि प्लांट का करैक्टर, और ये सेल वॉल किस से मिलकर बनी है? काइटन से मिलकर बनी, और ये किसकी तरह का करैक्टर है? एनिमल्स की तरह। इंसेक्ट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, जो एक्सोस्केलेटन, उसके अंदर काइटन जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर इसने कहा ये नॉन मोटाइल हैं, किसकी तरह हैं जी? प्लांट्स की तरह हैं। और फिर हेट्रोट्रॉफिक हैं, किसकी तरह हैं? एनिमल्स की तरह हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो थे ना कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल्स की तरह हैं, तो इसको भी हम क्या प्रोटिस्टा के अंदर रख सकते हैं? तो यहाँ पर इसने जब स्टडी किया तो इसने कहा कि नहीं, इसको हम एक अलग से क्या करेंगे? एक किंगडम बनाएंगे जिसके अंदर हम फंजाई को रखेंगे। अब वो किंगडम किस बेस पर बनाया गया? इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बनाया गया कि किस तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करके एब्जॉर्ब करते और इनको रिड्यूसर्स जो हैं उनका नाम दिया, यानी कि ये रिड्यूस कर देती है। देखते हैं रॉबर्ट वाइट टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। पहला कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते थे, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाते थे। फिर प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर, आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे, उसमें यूग्लिना आ जाता है, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम। फंजाई में फिर फंजाई ही इंक्लूड थी। प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स आ जाते थे, और एनिमल्स में, एनिमेलिया के अंदर जो है वो एनिमल्स आ जाते हैं। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन जो थी रॉबर्ट वाइट टेकर की, ये लोगों ने बिल्कुल इसको सराहा और कहा कि भाई रॉबर्ट वाइट टेकर ने एग्जैक्ट काम किया है। अब जो है ना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो ठीक आ गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स होना ज़रूरी थी, क्योंकि ये कब दिया गया था? 1969 में। अब फंजाई को जो था वो प्लांट्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया जा रहा था, उसको एनिमल्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया जा रहा था, उसको किसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा था? एक नए किंगडम के अंदर, जिसको किंगडम फंजाई का नाम दिया गया। और उसके बाद रॉबर्ट वाइट टेकर का जो था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की मर्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने। कब की जी? 1988 के अंदर। इन्होंने कहा कि 5 किंगडम्स के नाम इन्होंने चेंज किए थोड़े से। इन्होंने 5 किंगडम में जो पहला किंगडम था दैट वाज द प्रोकैरियोटी, इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते थे। प्रोक्टिस्टा, इसके अंदर सारे प्रोटिस्ट्स आ जाते थे। प्लांटी के अंदर प्लांट्स आ जाते थे। एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आ जाते थे। फंजाई के अंदर फंजाई आ जाती थी। तो इस तरह से इन्होंने इसको क्या किया? क्लासीफाई किया। अब ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर थी? ये क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी के ऊपर, साइटोलॉजी के ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर, इस तरह से जो इसके मॉलिक्यूलर एविडेंसेस थे उनकी बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को जो था ना वो क्लासीफाई करके पर्टिकुलर जो थे इनके किंगडम्स उनके अंदर रखा गया। तो इस तरह से सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, फिर
थ्री किंगडम सिस्टम आया, उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम के बाद जो ई-चैटन था उसने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, इट्स मीन के 4 किंगडम जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। ई-चैटन जो था उसने ही प्रोकैरियोट्स फर्स्ट टाइम जो था इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर जो आपके पास रॉबर्ट वाइटेकर था उसने फंजाई को अलग से रखकर 5 किंगडम सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की थी, जो चेंजेस लेकर आए गए थे, वो कौन थे? दैट वाज द मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने इसके अंदर अमेंडमेंट्स की। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।